नमस्कार। आज का विषय है कहानीकार प्रेमचंद। हिंदी कहानी का प्रकार और परिमाण दोनों ही दृष्टियों से वास्तविक विकास छायावादी काल में हुआ। यह एक निर्विवाद तथ्य है। प्रेमचंद इस काल के उपन्यास साहित्य के एक छत्र सम्राट बने। उसी प्रकार कहानी के क्षेत्र में भी उनका स्थान अद्वितीय रहा। इस अवधि में उन्होंने लगभग 200 कहानियाँ लिखी। उनके कहानी लेखन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्वयं उनकी ही कहानियों में हिंदी कहानी के विकास की प्रायः सभी अवस्थाएं दृष्टिगोचर हो जाती हैं। उनकी कहानियाँ आरंभिक कहानियों में एक किस्सा गोई, आदर्शवाद और सोद्देश्यता की मात्रा अधिक है। यद्यपि व्यावहारिक मनोविज्ञान का पुट देकर मानव चरित्र के सूक्ष्म उद्घाटन की क्षमता के फलस्वरूप प्रेमचंद ने अपनी कहानियों को विशिष्ट बना दिया है। पर उनकी आरंभिक कहानियों का कच्चापन और यथार्थ की उनकी कमज़ोर पकड़ अत्यंत स्पष्ट है। इन कहानियों में हम एक अत्यंत प्रबुद्ध कलाकार को कहानी के सही ढांचे या शिल्प की तलाश में संघर्षरत पाते हैं। बलिदान 1918, आत्माराम 1920, बूढ़ी काकी 1921, विचित्र होली 1921, ग्रहदाह 1922, हार की जीत 1922, परीक्षा 1923, आप बीती 1923, उद्धार 1924, सवा सेर गेहूँ 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1925, माता का हृदय 1925, कजाकी 1926, सुजान भगत 1927, इस्तीफ़ा 1928, अलगोजा 1929, पूस की रात 1930, तावान 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 1932, बेटों वाली विधवा 1932, ईदगाह 1933, नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934, कफन 1936 आदि कहानियों में इस तलाश की रेखा स्पष्टतः देखी जा सकती है। प्रेमचंद की कहानियाँ अपने आसपास के जीवन से जुड़ी हुई हैं। वे ग्रामीण जीवन से अधिक संबद्ध थे, अतः उनकी अधिकतर कहानियों का विषय गांव की जिंदगी से निस्सृत है। पर उनकी बहुत कहानियाँ कस्बाई जिंदगी, सत्याग्रह आंदोलन, स्कूल और कॉलेज के वातावरण, जमींदार, साहूकार, क्लर्क, उच्च पदाधिकारियों की समस्याओं और परिवेश की उपज को भी लिए हैं। इससे उनके अनुभव क्षेत्र के वैविध्य और विस्तार का पता चलता है। यद्यपि कलात्मक विकास की दृष्टि से प्रेमचंद के कथा रचना काल को उपखंडों में बांटना बहुत संगत प्रतीत नहीं होता, फिर भी 1930 ईस्वी को एक अस्पष्ट विभाजक रेखा के रूप में रखा जा सकता है। इसके पूर्व की कहानियाँ अपने संदर्भों से गहरे रूप से जुड़े रहने के बावजूद प्रभाव की दृष्टि से कमज़ोर है। बहुधा प्रेमचंद का आदर्शवादी दृष्टिकोण, परंपरागत मूल्यों में उनकी आस्था, उनका अच्छत विश्वास, यहाँ तक कि उनका अंधविश्वास उनकी पूर्ववर्ती कहानियों पर हावी रहे हैं। पर प्रेमचंद अपनी कमज़ोरियों को आलोचकों के द्वारा चेताए जाने के पूर्व ही समझ चुके थे और अगली कहानी में उन्होंने उसे दूर करने की कोशिश की। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, कजाकी, इस्तीफ़ा जैसी कहानियाँ मानी जा सकती हैं। इनमें आदर्शवादी समाधान, पुराने मूल्यों के प्रति आस्था की अभिव्यक्ति, समाज की आलोचना आदि कम है और कुछ मार्मिक स्थितियों को उनकी पूरी मनोवैज्ञानिकता और यथार्थता में उभारने की कोशिश अधिक है।
प्रेमचंद की 1930 ईस्वी के बाद की कहानियाँ उनकी पूर्ववर्ती कहानियों से नितांत भिन्न हैं। यद्यपि इनमें भी कुछ निहायत कमज़ोर कहानियाँ मिल जाती हैं, पर इस काल की अधिकतर कहानियों का स्वर और तेवर पहले से बदला हुआ प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए पूस की रात, ईदगाह, बड़े भाई साहब, ठाकुर का कुआं, तावान, ज्योति, कायर, होली का उपहार और कफन का उल्लेख किया जा सकता है। प्रेमचंद की इस काल की कहानियों में सच्चाई को उसके नग्नतम रूप में ही देखने का प्रयास नहीं, उसके उस पहलू को भी पकड़ने की चेष्टा है जिसकी ओर साधारणतः दृष्टि नहीं जाती। पूस की रात, तावान और कफन तो प्रेमचंद की ही नहीं, हिंदी की बेजोड़ कहानियाँ हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आधुनिक हिंदी कहानी को इन्हीं कहानियों से जोड़ने की चेष्टा आज हो रही है। इस अवधि की कहानियों में प्रेमचंद का आदर्शवादी दृष्टिकोण भी है, पर वह अधिकतर छिपा हुआ ही नहीं, कहानियों के साथ घुला हुआ भी है। प्रेमचंद की इस काल की कहानियाँ निस्संदेह हिंदी कहानी को एक कसौटी देने में समर्थ हो सकी। प्रेमचंद और प्रसाद हिंदी कहानी साहित्य के क्षेत्र में दो भिन्न वृत्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। प्रेमचंद जीवन की वास्तविक घटनाओं और समस्याओं को लेकर आदर्श की प्रतिष्ठा कर रहे थे, जबकि प्रसाद मनुष्य के भीतरी भाव द्वंद्व को व्यक्त करने में लीन थे। प्रेमचंद मुख्यतः वर्तमान के दुख दर्द, हार जीत, न्याय अन्याय की कहानी कह रहे थे, जबकि प्रसाद अतीत में कल्पना के सहारे रम रहे थे। प्रेमचंद उर्दू से हिंदी में आए थे। उनकी भाषा बोलचाल की मुहावरेदार, चुस्त और सजीव भाषा थी। इसके विपरीत प्रसाद काव्यमयी, अलंकृत, तत्सम प्रधान भाषा लिखते थे। इन दोनों ने तत्कालीन लेखकों को पर्याप्त प्रभावित किया। आगे चलकर प्रसाद काव्य और नाटक के क्षेत्र में रम गए। कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद का स्थान अन्यतम रहा। कालांतर में हिंदी कहानी में विकसित होने वाली सभी प्रवृत्तियों का उद्भव स्रोत यही लक्षित होता है। व्यक्ति को केंद्र में रखकर लिखी जाने वाली कहानियों का उद्भव प्रसाद से और समाज के व्यापक हितों को दृष्टि में रखकर लिखी जाने वाली कहानियों का उद्भव स्रोत प्रेमचंद से स्वीकार किया जाना चाहिए। धन्यवाद।